जय हिंद दोस्तों, आई एम सपना। वेलकम टू माय चैनल। आज हम डीपीएसपी राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। डीपीएसपी क्या है, संविधान में क्यों लाया गया, इसके क्या उद्देश्य है, ये मौलिक अधिकारों से किस तरह अलग है, तो सब कुछ जानेंगे। प्लीज़ प्लीज़ अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ये बोलना नहीं चाहिए पर बोलना पड़ रहा है, अक्सर मैं भूल जाती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि राज्य के नीति निदेशक तक तो क्या है। सबसे पहले तो देखेंगे कि ये भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक इसके बारे में संविधान में दिया हुआ है। तो ये एग्ज़ाम में पॉइंट्स बनते हैं, इससे ये जानना भी ज़रूरी होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आप सबको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होनी चाहिए। तो आइए इस पृष्ठभूमि के बारे में जानते हैं। पहले ये राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आया कैसे, इसका विचार सबसे पहले कैसे आया, इसकी संविधान में क्या उपयोगिता है, सब कुछ जानेंगे। आइए तो पहले पृष्ठभूमि देखते हैं। तो जब संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो BN राव सलाहकार थे उस टाइम के, तो उन्होंने एक सलाह दी कि संविधान में दो टाइप के मौलिक अधिकार रखे जाएं। पहला जो प्रकार था, वो जो पहले प्रकार का मौलिक अधिकार था वो ऐसे हों कि वो तुरंत लागू हो जाएं, जिसे न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। मौलिक अधिकार इन्फोर्सिएबल है। अगर आपके अधिकारों का कोई हनन करता है तो आप न्यायालय में जाएंगे और न्यायालय एक्शन लेगी, आपके अधिकारों को संरक्षित किया जाएगा। ठीक। और जो दूसरे टाइप का है, उन्होंने बोला कि दूसरे टाइप का जो मौलिक अधिकार है वो धीरे धीरे करके राज्य द्वारा अर्थात सरकार द्वारा लागू किया जाएगा। इनके विचारों को माना तो गया, लेकिन पहला तो मौलिक अधिकार के रूप में आया सबके सामने, लेकिन जो दूसरे टाइप का था वो मौलिक अधिकार के रूप में ना हो करके वो डीपीएसपी के रूप में, राज्य के नीति निदेशक तत्व के रूप में सबके सामने आया। और कहा गया कि जैसे कोई जो सरकार है उस समय जनता को देने में तो सक्षम नहीं है भाई। बहुत इतना जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इतनी सारी चुनौतियां थी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, तो सबको वो अधिकार नहीं दिए जा सकते या फिर सबको वो सुविधाएं नहीं दी जा सकती। तो वो पहले प्रकार की जो मौलिक अधिकार है वो तो परिवर्तनीय हो गए, लेकिन जो दूसरा हमारा था वो डीपीएसपी के रूप में जो सामने आया, तो ये था कि जब सरकार धीरे धीरे सक्षम होती जाएगी तो उसको अपने कानून के माध्यम से वो लागू कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जानते हैं डीपीएसपी होता क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व क्या है। राज्य अर्थात जो सरकार है, सरकार को क्या करना चाहिए, जनता को किस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए, ये सरकार के दायित्व को दर्शाता है। सरकार का राज्य के प्रति, वहाँ की जनता के प्रति उसके क्या दायित्व होंगे, क्या कर्तव्य होंगे, ये हमारा डीपीएसपी बताता है। एक तरह का से ये दर्शन है। ठीक है, तो ये दर्शन है कि जैसे सरकार जैसे जैसे योग्य होती जाएगी और इसको कानून के माध्यम से लागू कर दिया जाएगा। इसके उद्देश्य क्या है कि एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, और दूसरा है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। हमारा राज्य, हमारा देश कैसा हो कि वहाँ के जो लोगों की, वहाँ की जनता के सामाजिक आर्थिक हितों की संतुष्टि, उनको उनके अधिकारों का पोषण हो, उनको हर तरीके का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले, उनको हर तरीके की सुविधा दी जाए जो एक राज्य, एक देश अपनी जनता के लिए करता है। इतना हम जान लिए हैं। बाकी इसमें जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जैसे कि पहले तो अभी हम पढ़ेंगे, इसके बारे में हमने जान लिया है कि इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, डीपीएसपी क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, और फिर इसकी आलोचना भी समय समय पर होती रही है कि इससे तो न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, तो फिर कैसे होगा, इसका तो फिर कोई मतलब ही नहीं है संविधान में। जब इसको कानून द्वारा इसको लागू ही नहीं किया जा सकता तो फिर कोई मतलब नहीं है। मतलब है कि जनता स्वयं इसका मूल्यांकन करेगी। अगर सरकार के कार्यों से संतुष्ट नहीं है तो ये उसका जवाब वोट के माध्यम से देगी, क्योंकि हमारा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। अगर कोई सरकार जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रही है, उसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकार नहीं दे पा रही है, तो वो वोट के माध्यम से सरकार बदल सकती है और फिर कोई दूसरी सरकार बहुमत में चुन के आएगी और वो उस जनता के लिए उससे बेहतर काम करेगी। तो इसका ये एक दार्शनिक पक्ष भी है। ये कहीं ना कहीं ये
राज्य को, वहाँ की सरकार को आईना दिखाने का काम करती है डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये एक राज्य कैसा हो, हमारा समाज कैसा हो, ये डीपीएसपी से ही सीखेगी सरकार। तो ये जो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत जो भी वर्णन इसका है, ये आईना का काम करती है कि सरकार इसको पढ़े, इसको जाने और इसको अपने कानून के माध्यम से जनता के लिए अपनी योजनाओं में, अपने कार्यों में इंगित करे। तो आइए इसके कुछ पॉइंट्स देखते हैं। पहले इसमें आर्टिकल 36, जैसे अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में इसका वर्णन है। तो आर्टिकल 36 में हमारा क्या है, राज्य की परिभाषा। इसको ये क्योंकि कुछ पॉइंट्स भी हमें याद करने पड़ेंगे। पहले तो कॉन्सेप्ट की डीपीएसपी क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फैक्ट तो हमें किताबों में भी मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे, तो वो भी ज़रूरी है। पर उससे पहले ज़रूरी है कि इसका कोर है क्या, इसका मूल विषय क्या है, उद्देश्य क्या है, क्या मतलब ऐसे ही रट लेने से नहीं होता है। तो ये समझिए। उसके बाद हम पॉइंट्स भी याद करेंगे, क्योंकि वो भी ज़रूरी है। एग्ज़ाम में तो एग्जामिनर को ये थोड़ी नहीं पता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, अच्छी बात है, फिर उस कुछ पॉइंट्स भी हमें ऑब्जेक्टिव भी बनाने पड़ते हैं। तो आइए देखते हैं। 36 में हमारा राज्य की परिभाषा है। आर्टिकल 37 नीति निदेशक तत्व की प्रकृति। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा। आर्टिकल 37 में क्या है, अनुच्छेद 37 में न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी कि इसको चुनौती नहीं दी जा सकती। जो इसमें वर्णन है, तो आप नहीं जाके आप न्यायालय में नहीं जा सकते हो कि डीपीएसपी में तो ये बातें कही गई हैं, ये अधिकार, लेकिन इन्फोर्सिबल है ही नहीं, तो न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 38 में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आर्टिकल 38 जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना करता है, जो प्रस्तावना में भी मिलता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार की न्याय की बात की गई है। आर्टिकल 39, हम 38, 39, 39A तीनों को एक साथ याद करेंगे। 38 में हमारा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। 39 संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होना चाहिए, मतलब कि ऐसा ना हो कि जो संसाधन है सिर्फ एक वर्ग के हाथों में आ जाए, बाकी वर्ग के हाथ में कुछ ना हो, कि सारी संपत्ति जो अमीर वर्ग है उसके हाथ में हो और जो गरीब वर्ग है उसके हाथ में कुछ ना बचे। तो संसाधनों का विकेंद्रीकरण हो, ना कि संकेंद्रण हो, उचित वितरण हो। महिलाओं और पुरुषों को समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थर्टी 39 पुरुषों और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो, ये बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। संसाधनों का वितरण, पुरुष और स्त्री को समान रूप से आजीविका प्राप्त हो। 39 में हमारा ये हो गया, पुरुष और स्त्री को समान कार्य के लिए समान वेतन। फिर हमारा आर्टिकल 39A आता है, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत आर्टिकल 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा ये जोड़ा गया था। इसमें क्या था कि समान अवसर के आधार पर न्याय दिलाना, निःशुल्क विधिक सहायता, और इसमें आरक्षण को भी जोड़ा गया है। समान निःशुल्क सहायता, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, इसमें आरक्षण को भी जोड़ा गया है। तो 39A समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता, ये हमारा हो गया। आर्टिकल 40 में हमारा हो जाएगा राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करे। जो हमारे ग्राम पंचायतों का जो गठन, वो आर्टिकल 40 में जो प्रेजेंट टाइम में लागू भी है। तो देखिए, ये जितने भी इसके अंतर्गत जो वर्णन है, तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि करती नहीं है, इसी को अपना एक उद्देश्य मान करके अपनी योजनाओं में, अपने कार्यों के तहत वो हमें दिखता भी है उनके कामों में। तो आदर्श के रूप में है, तो आदर्श ऐसा भी ना हो कि आदर्श सिर्फ कागज़ों में रह जाए, वो एक्शन के रूप में दिखना भी चाहिए। तो गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, वो एब्सोल्यूट पूरा 100% नहीं करती है। गवर्नमेंट को करना चाहिए और साथ में हमारी जो जनता है उसको भी कोऑपरेट करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के साथ मिल करके किसी भी समाज का विकास सिर्फ एक की बदौलत नहीं होगा, दोनों मिल के काम करेंगे तो समाज प्रगति करेगा।
तो आइए, हमने देख लिया आर्टिकल 40 राज्य ग्राम पंचायतों के गठन का प्रयास करेगी। आर्टिकल 41 क्या है? राज्य कुछ दशाओं में, कुछ दशाओं में मतलब क्या है? जैसे कि देखिए, आर्टिकल 41 राज्य कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने के अधिकार को का उपबंध करेगी। कुछ दशाओं का मतलब क्या? कुछ दशाओं का मतलब जैसे गरीबी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, इस स्थिति में अगर कोई व्यक्ति है तो उसको काम मिलना चाहिए, वो काम पाने का अधिकारी है वो। कुछ विशेष परिस्थिति जैसे गरीबी, बेरोजगारी, बुढ़ापा, ये कुछ एक विशेष बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन होती है। उस सिचुएशन में भी, उस विषम परिस्थिति में भी काम पाने का अधिकार हर नागरिक को है। तो आर्टिकल 41 हमारा ये कहता है। आर्टिकल 42 है। देखिए, आर्टिकल 41, 42, 43 को भी हम एक साथ याद करेंगे। देखिए, जैसे 40 में क्या है? ग्राम पंचायत का गठन हो गया, ठीक है। जब ग्राम पंचायत का गठन हुआ तो उसके बाद वहाँ का जो प्रधान नियुक्त हुआ, ऐसे कहानी के रूप में हम देखते हैं। तो भाई जब वो पहले गया, जब ग्राम पंचायत का गठन हुआ, प्रधान बना, तो गांव में गया, लोगों ने बोला कि हमें भाई काम चाहिए। तो बोला हाँ ठीक है, काम मिल जाएगा। भाई काम तो मिल गया आर्टिकल 41 के तहत। फिर आर्टिकल 42 आता है कि भाई अब आपको काम मिल गया है तो वहाँ की स्थिति भी तो अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मानवोचित दशाएँ भी तो होनी चाहिए, न्याय संगत मानवीय दशा। तो पता चले काम मिल गया, जैसे कि देखिए आपको काम मिल गया है तो वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, तो फिर आप कैसे काम कर पाओगे? तो जैसे कि यहाँ पे प्रसूति सहायता, जैसे कि किसी कंपनी में ही मान लीजिए, जैसे कोई स्त्री है तो वो तो काम कर रही है, लेकिन अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो उस प्रेगनेंसी वाले जो जो टाइम पीरियड होता है उसमें उसको लीव्स मिले, और वो घर में ये हो कि आप काम पे ना हो, आप आराम करो, आपकी सैलरी नहीं कटेगी। तो ये भी एक ये गवर्नमेंट आजकल तो खैर कर रही है, लीव्स मिलती है और सैलरी भी मिलती है। घर पे काम करो, घर पे रह के आराम करो, काम सैलरी भी मिलती है। तो ये आर्टिकल हमारा 42 के तहत हो जाएगा कि न्याय संगत मानवीय दशा, प्रसूति सहायता भी इसके अंतर्गत आता है। फिर आता है आर्टिकल 43, उचित मजदूरी, कुटीर उद्योग का संवर्धन करने का प्रयास करेगी सरकार। आर्टिकल 43 के तहत राज्य कर्मकारों को उचित मजदूरी, कुटीर उद्योगों का संवर्धन। कुटीर उद्योग मतलब जैसे कि छोटे मोटे काम, जैसे गांव में आप देखे होंगे कि चटाई बुनना, टोकरी बनाना, और तेंदू के पत्ते की जो बीड़ी बनती है, ये छोटे छोटे काम है। शिल्प छोटे छोटे, देखिए जैसे सूक्ष्म लघु उद्योग जो होते हैं, जो गांव में गांव स्तर पे होते हैं, वो कितना आजकल गवर्नमेंट प्रमोट करती आ रही है। तो आर्टिकल 43 में हमारा ये हो गया। फिर आता है आर्टिकल 44। 44 मतलब 4+4 मतलब बराबर बराबर। आर्टिकल 44 आर्टिकल 44 हो गया हमारा। इसमें समान सिविल संहिता के बारे में बात की गई, कॉमन सिविल कोड जो अभी चर्चा में रहा है। तो ये जब सब समान है, जब सबको एक समान से देखा जा रहा है, तो फिर कानून कैसे अलग अलग? देखिए, दो प्रकार के कानून है, एक नागरिक कानून, एक सामाजिक कानून। तो जो सामाजिक कानून है वो तो एक समान, उस जैसे मान लीजिए कोई अपराध करता है तो सामाजिक कानून के तहत जो अपराध होते हैं तो उसको एक समान, जैसे मान लीजिए किसी ने मर्डर कर दिया, किसी के ज़मीन का मुद्दा है, तो वो सामाजिक कानून के तहत आएगा, उसको एक ही कानून के माध्यम से सज़ा दी जाती है। लेकिन जो एक ये नागरिक कानून है, ये धर्म के आधार पर बटी हुई है। जैसे हिंदुओं, जैसे कि गोद लेना, तलाक, विवाह, ये मुस्लिमों का अलग है और हिंदुओं के अपने अलग कानून हैं, और मुस्लिमों के अलग अपने कानून है। तो इसके बारे में बड़ा विवाद रहा है बहुत पहले से, अभी भी वो चल ही रहा है। तो आर्टिकल 44 में देखिए, जब गवर्नमेंट इससे बहुत कुछ सीख भी लेती है। अगर देश और समाज की प्रगति करनी है तो ये बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है डीपीएसपी। इससे बहुत कुछ, जैसे आर्टिकल 44 है, इसमें तो वर्णन है, पर उस जब ये देश स्वतंत्र हुआ था उस समय की स्थिति, उस समय की नज़ाकत को देखते हुए वो तो उस टाइम इन्फोर्सिबल नहीं हो पाया, वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। पर शायद धीरे धीरे वो समय आ गया कि समय चीज़ें बदलनी चाहिए। वो पुरातन चीज़ें जो चली आ रही हैं, रूढ़िवादिता, तो वो तो अब ख़त्म होना चाहिए धीरे धीरे। अब आर्टिकल 44 आएगा तो समाज और भी एक
समरसता आएगी, सबको एक कानून से सज़ा दी जाएगी, सबके लिए एक कानून हो। जब सब एक बराबर हों, जब सब एक पायदान पे खड़े हैं तो कानून भी तो सबका एक समान होना चाहिए। तो आर्टिकल 44 इसकी बात करता है। अब देखते हैं आर्टिकल 45। 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा का प्रबंध करेगा। तो जो राज्य है वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था, जो आंगनवाड़ी, जो आजकल जो अब तो क्रेच वगैरह खुल रहा है, उसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चों को ले जाके आंगनवाड़ी वाली वो संभालती हैं। तो 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक देख रेख, उनकी शिक्षा का प्रबंध डीपीएसपी में। देखिए कन्फ्यूज़न होती है कि ये एक हमारा मौलिक कर्तव्य है, तो मौलिक कर्तव्य वो, और इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। तो डीपीएसपी में याद रखना है कि आर्टिकल 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए, ना कि 6 से 14 वर्ष, क्योंकि फंसाने के लिए एग्जामिनर करता क्या है, वो जानता है कि बच्चे कहाँ गलती करेंगे, जैसे मिस्टेक्स होती रहती हैं। तो यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि आर्टिकल 45 है जो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए की बाल्यावस्था की देखरेख और शिक्षा का प्रबंध राज्य करेगा। तो 6 वर्ष से, ना कि 6 से 14 वर्ष, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 45 में हमारा ये हो गया। आर्टिकल 46 है कि जो राज्य है वो अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों हेतु शिक्षा आर्थिक हितों में वृद्धि का प्रयास करेगा। तो जो राज्य है वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, दुर्बल वर्गों के लिए उनके शिक्षा, उनके आर्थिक विकास के लिए राज्य प्रबंध करेगा, ताकि वो भी कदम से कदम मिला करके अब देश की प्रगति में आगे आएँ। आर्टिकल 47 में लोगों को पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य सुधारने का प्रयास करेगी। मद्य निषेध भी इसमें है कि मद्य निषेध किया गया है। जैसे कि आर्टिकल 47 में, जैसे कि बिहार गवर्नमेंट ने भी वहाँ पे शराबबंदी कर दी। भाई जैसे मान लीजिए आर्टिकल 47 है, तो मद्य निषेध की बात की, अगर किसी ने शराब पीना बंद किया तो उसका जीवन स्तर सुधरेगा। तो आर्टिकल 47 में पोषाहार स्तर, जीवन स्तर ऊंचा करना, लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। फिर आर्टिकल 48 आता है, राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास करेगा। भाई जब किसी ने शराब छोड़ दिया है तो उसका मन फिर, भाई वो जो किसान है, मान लीजिए जो हमने वो कहानी बताई थी कि 40 में पंचायत का गठन होता है, फिर 41 में काम पाने का अधिकार, 42 में फिर वो न्याय संगत दशाएँ होनी चाहिए। तो ये कहानी जब जोड़ते जोड़ते आप यहाँ पहुँचोगे कि आर्टिकल 47, कोई अगर मद्यपान करता है, फिर वो मद्य निषेध की बात की गई, जब उसने शराब बंद कर दिया तो आर्टिकल 48 में उसका दिमाग खुलेगा, तो वो कृषि पशुपालन करने लगेगा वैज्ञानिक ढंग से। तो 48 आप ऐसे करके याद कर सकते हो, क्योंकि एक ना एक कहानी आपको रचनी है अपने अंदर, दिमाग के अंदर, ताकि आप इसकी क्रोनोलॉजी को समझ सकें। तो आर्टिकल 48 ये हो गया। ऐसे ही आप अगर याद करोगे तो आपको आर्टिकल 47 मद्य निषेध, आर्टिकल 47 मद्य निषेध। अच्छा, शराबबंदी की गई थी, जब शराब बंद कर देगा पीना आदमी तो अपने कृषि पशुपालन दिमाग खुल जाएगा, तो कृषि पशुपालन अच्छे रास्ते पे होगा, तो अपने काम में वो सुचारू रूप से करेगा वो। तो आर्टिकल 48 हमारा ये हो गया। मवेशियों के वध का प्रतिषेध करने का भी प्रयास किया गया है इसमें। देखिए आजकल जो गौशाला वगैरह बन रही हैं, पहले कितना कटती थी गाय, तो अब तो गौशाला बन रही है, उनमें उनको संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। ये हर जगह ये काम करना चाहिए, ये सराहनीय काम है। तो 48 में हमारा ये हो गया। आर्टिकल 48A में काम में क्या है, देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन। भाई जब 48 में हमारा वो जो व्यक्ति है, हम व्यक्ति को ही लेकर के चल रहे हैं, मान लीजिए आप ही, हम अपने आप को ही लेके चल रहे हैं कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि उसने कृषि पशुपालन करना जब शुरू कर दिया, और जो मवेशियों को, जो गाय, जो पालतू जानवर हैं, वो उनका मतलब वध कम हो गया, बंद हो गया। तो ये आर्टिकल 48 इसके बाद आता है कि देश के तो एक तरीके से हम संरक्षण ही कर रहे हैं ना, तो ये क्रोनोलॉजी को समझिए। तो आर्टिकल 48A है पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। तो ये देखिए क्रोनोलॉजी आपको समझ आ रही होगी कि अच्छा हाँ, 48 में तो जब वो जो मवेशी थे उनके तो उनका वध बंद हो गया, तो हम संरक्षण की ही तो बात कर रहे हैं, वन वन्य जीवों की संरक्षण की बात। तो आर्टिकल 48A में हमारा ये हो गया, करने का प्रयास करेगा।
फिर आता है आर्टिकल 49 हमारा आता है, राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं के संरक्षण का प्रयास करेगा। तो 49 में हम जो हमारे प्राचीन महत्व के जो ऐतिहासिक स्थल हैं, स्मारक हैं, उनको संरक्षित करने का प्रयास करेगा। मतलब राज्य हमारी संस्कृति, जो हमारी एक प्राचीन संस्कृति, हमारी विरासत रही है, उसको संजोने का काम, उसको संरक्षण का काम। जैसे इसके तहत एक योजना भी गवर्नमेंट ने चलाई थी, जितने भी स्थल थे उनको संरक्षित करने का, उनको फिर से उनका जीर्णोद्धार करने का, रिकंस्ट्रक्शन करना, जो पुरानी साइट्स थी उनको फिर से उनके सौंदर्यीकरण की मतलब उन करने का प्रयास किया जा रहा था। शायद विरासत स्थल करके ऐसा कुछ योजना थी कि जितनी भी हमारी पुरानी विरासतें थी। तो आर्टिकल 49 में ये हो गया हमारा। फिर आता है आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 राज्य की लोक सेवा में न्यायपालिका कार्यपालिका से अलग, मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग होकर अपना कार्य करे। ये नहीं कि न्यायपालिका पे हस्तक्षेप करे कार्यपालिका, कि उसकी जो जजमेंट है उसमें राज्य हस्तक्षेप करे, ऐसा नहीं होगा। राज्यपालिका के अपने अलग काम है, न्यायपालिका के अपने अलग काम है। आर्टिकल 50 में ये हो गया। फिर आर्टिकल 51 अनुच्छेद 51 में आता है, राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा। ठीक है, ये देख लीजिए, हो गया। आइए देखते हैं कुछ मौलिक अधिकार और नीति निदेशक में अंतर। तो मौलिक अधिकार जो है हमारा भाग 3 से लिया, भाग 3 में उल्लिखित है। ये भाग 4 में है, अमेरिका से लिया गया, ये आयरलैंड से लिया गया। ये वाद योग्य है, इसको चुनौती दी जा सकती है न्यायालय में। ये गैर वाद योग्य है, ये कानूनी रूप से मान्य है। ये नैतिक एवं राजनीतिक मान्यताएं आदर्श के रूप में है। गवर्नमेंट जब चाहेगी तो इसको लागू करेगी। लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कानून तो बना हुआ है लागू करने के लिए, और इसमें डीपीएसपी में लागू करने के लिए विधान बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए कानून बनाया जाएगा, तब ये इन्फोर्सेबल होगा। ठीक है, आइए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं इससे रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निदेशक सिद्धांतों में कौन से सूचीबद्ध हैं? फर्स्ट है समान कार्य के लिए समान वेतन, सेकंड है समान नागरिक संहिता, थर्ड है छोटे परिवार का मानदंड, चौथा है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। अब ये आपने तो पीछे पढ़ा है, तो आप देखिए क्या हो सकता है इसमें। समान कार्य के लिए समान वेतन तो है, समान नागरिक संहिता 40 में है, छोटे परिवार का मानदंड ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। प्राथमिक स्तर पे शिक्षा तो 6 साल के बाद ही होती है। भाई छोटा बच्चा 6 साल के पहले जो बच्चा है वो तो आंगनबाड़ी में, उसके तो अभी तो खाने पीने और खेलने का उसकी उम्र होती है। तो प्राथमिक शिक्षा जैसा तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो इसमें हमारा फर्स्ट एंड सेकंड सही हो जाएगा। आइए सेकंड देखते हैं। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके शोषण के विरुद्ध? बच्चों के, स्त्रियों के, जनजातियों के, दलितों के। इसमें दलित जैसा कोई शब्द यूज नहीं किया गया है, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा 1 2 3 हो जाएगा। दलितों के जैसा कोई वो कॉन्सेप्ट नहीं यूज हुआ है, तो हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंध है? याद करिए, आर्टिकल 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करेगा राज्य। देखिए ये क्वेश्चन, ये बीपीएससी प्री में 2018 में पूछा गया था। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन की बात करता है? तो आर्टिकल 40 हो जाएगा हमारा, राज्य पंचायत गठन की बात करेगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन है? देखिए धन का केंद्रीकरण हमने बात की थी ना, संकेंद्रण ना हो, विकेंद्रीकरण हो, धन सिर्फ एक वर्ग के पास ना हो, तो ये हमारा डीपीएसपी में है, इसकी बात की गई थी। इसको याद रखिएगा। देखिए पढ़िए ऐसे कि क्वेश्चन बना सके, ऑब्जेक्टिव बना सके। ये नहीं कि क्वेश्चन देखते एकदम हड़बड़ी। कभी कभी होता क्या है ना, हमें आता तो सब है पर हम हड़बड़ी में बहुत से ऐसे ईजी क्वेश्चन गलत करते हैं ना दोस्तों। ऐसा मेरे साथ खुद होता है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन हमें तो लगता है कि यार ये तो नहीं पूछ सकता, जबकि वो आसान होता है, और बस इसी 1-2 नंबर से आप कंपटीशन से बाहर हो जाते हो। तो बहुत ज़रूरी है, ये हम सब के लिए ज़रूरी है कि एरर बहुत कम करें, खास करके जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं।
आप कहीं से भी पढ़ो, ऑनलाइन पढ़ो, ऑफलाइन पढ़ो, कोई भी किताब से पढ़ो, तो उसमें एक बेसिक जानकारी रहती है और वो बेसिक ही हम गलत कर देते हैं। हम बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं, पर बेसिक क्वेश्चन आप उसको भी पढ़िए, पर बेसिक गलत ना होने पाए, ये ध्यान रखिएगा। सफलता का ये मूल मंत्र है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ उल्लेखित है? मौलिक अधिकार में, डीपीएसपी में, मौलिक कर्तव्य। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाती है लोग, अब ये एग्ज़ाम में इतना प्रेशर होता है कि लगेगा अच्छा मौलिक कर्तव्य हो सकता है या फिर मौलिक अधिकार हो सकता है, लेकिन ये हमारा डीपीएसपी है। समान कार्य के लिए समान वेतन। ये देखिए मैच, ये कौन सा है, कौन सा करेक्ट नहीं है हमारा। आर्टिकल 39 है, समान न्याय निःशुल्क विधिक सहायता, ये तो सही है, ये तो सही लग रहा है। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, ये भी सही है। आर्टिकल 44 4 और 4 इक्वल इक्वल, समान नागरिक संहिता। आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। हम लोगों ने जो वो कहानी को अगर रिकॉल करिए तो 47 में कहा था, 47 मद्य निषेध। आर्टिकल 47 जो है मद्य निषेध की बात करता है। जब मद्यपान जब बंद हो गया तो फिर उसका दिमाग खुल गया, तो वो खेती और कृषि करेगा, हमने वो पढ़ा था। तो न्यायपालिका और का न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण तो आर्टिकल 50 में है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। कल्याणकारी राज्य की बात डीपीएसपी में की गई। भारत में कल्याणकारी राज्य होने का विचार है संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ये हमारा दोनों में हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात जो है, सामाजिक आर्थिक कल्याण की बात हमारे प्रस्तावना में की गई है और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी, दोनों में। ये क्वेश्चन बहुत बार लोगों से गलत हुआ है, होता ही रहा है, कन्फ्यूज़न हो जाती है, लगता है सिर्फ डीपीएसपी में होगा, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि कल्याणकारी राज्य होने की बात डीपीएसपी में भी है और प्रस्तावना में भी है। और ये वाला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये हमारा आयरलैंड हो जाएगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया है आयरलैंड। बार बार वही रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन आते भी हैं। बिहार पीसेस देख लीजिए, यूपी पीसेस देख लीजिए, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो हमारा 3 तरीके का जो नीति निर्देशक तत्व है, समाजवादी भी है, उत्तर बौद्धिकतावादी भी है, गांधीवादी भी है। जो मद्य निषेध की बात की गई थी आर्टिकल 47 48, जिसमें राज्य कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक ढंग से संगठित करने का प्रयास, तो ये गांधी जी की विचारधारा ही, तो इसको गांधीवादी ये निर्देशक तत्व में आता है। समाजवादी में जैसे कि आर्टिकल 44 हमारा सिविल कोड की बात है, कॉमन सिविल कोड है। आर्टिकल 41 जो है वो कुछ दशाओं में काम पाने, लोक सहायता पाने का अधिकार, ये हमारे सब समाजवादी में आ जाते हैं। तो ये हमारा ये उपरोक्त सभी सही हो जाएगा बस दोस्तों। तो अगर ये मेरा प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।